कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो बहुत दर्द महसूस कर रहा है, एक तीर की तरह दर्द जो उसे चीख मारने पर मजबूर कर देता है। दर्द इतना ज्यादा है कि उसे डर लगता है कि शायद ये दिमाग के अंदर खून बहने का है। वह बेचैनी से उठने की कोशिश करता है क्योंकि उसे जवान नहीं मरना है। फिर एक शिफ्ट होता है, वो जैसे जगता है या शायद समझने लगता है। वो सोचता है क्या वो वाकई में जाग गया है। उसकी नजर एक टेबल पर खुली हुई किताब पर पड़ती है जिसमें अजीब सिंबल्स भरे हैं। उसकी आंखें और खुल गईं, जागरण का एहसास वापस आया, लेकिन जागते हुए भी एक चुभती दर्द बनी रहती है, जैसे एक तेज चाकू धीरे धीरे उसके सिर को काट रहा हो। वह उठता है, आंखें रब करते हुए, कुछ भी जो अभी हुआ उसके असर को भुलाने की कोशिश करते हुए। दर्द इतना है कि सो जाना मुश्किल हो गया है। उसे लगता है आज सिक डे लेना जरूरी होगा। अचानक एक एहसास होता है, उसकी आंखें फिर से खुलती हैं। नई जागरूकता का एहसास उस पर छा जाता है। कुछ तो गलत है। वह कमरे में घूमता है, अपने सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा है। उसे ये नहीं पता वह कहाँ है। कमरा उसे अनजान लगता है। वो अभी भी अपने सिर की तेज दर्द से जूझ रहा था, अपनी मौजूदगी पर सवाल उठा रहा था, सोच रहा था क्या वो सच में जाग गया है। कमरा उसकी नजरों में घूम रहा था, अनजान और परेशान करने वाला। उसकी नजर डेस्क पर टिक गई, खास तौर पर कुछ किताबें और उसके पास रखा एक हैंडगन। वो डेस्क उसके लिए अजनबी था, कुछ ऐसा जो वो समझ नहीं पा रहा था। पूरा कमरा पहचानने लायक नहीं था। उसने अपने हाल को जांचने के लिए एक पल लिया। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ उसका दिल तेजी से धड़कते हुए उस खामोशी को तोड़ रहा था। फिर उसकी नजर खिड़की पर गई। बाहर रात के आसमान में एक अजीब लाल चांद था जो अनजाने शहर पर एक अजीब सा उजाला डाल रहा था। उसने अपना सिर घुमाया और उसकी आंखें खुल गईं जब उसने अपने आसपास देखा। उस पर एक रियलाइजेशन का लहरा आया। ये सिर्फ अनजाना नहीं था, ये गलत था, बहुत ही गलत। वह अभी भी सिचुएशन समझने की कोशिश में दीवार पर लगे आईने की तरफ मुड़ गया। उस पर नजर डालते ही उसने एक ऐसा चेहरा देखा जो कि उसे जाने पहचाने सा लग रहा था, लेकिन बिल्कुल अनजाना भी। उसने हैरानी से कहा, मैं झो मिंगरोई। उसकी सोच एक ही डरावनी संभावना के इर्द गिर्द घूमने लगी कि वह किसी तरीके से दूसरे शरीर, दूसरी जिंदगी में ट्रांसमाइग्रेट हो गया है। उसने ऐसे घटनाओं के बारे में अनेक वेब नॉवेल्स पढ़े थे, उन्हें सिर्फ कल्पना समझकर इग्नोर किया, लेकिन अब अपने सेंसेस के अनडिनाइबल एविडेंस का सामना करते हुए वह इस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकता था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, काम डाउन के शब्दों को मंत्र की तरह दोहराते हुए। उसे पता था कि उसे अपने विचारों को इकट्ठा करना होगा, यादों और जज्बातों के उलझन भरे मचल को समझने के लिए जो उसके अंदर घूम रहे थे। उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, उन अनोखे घटनाओं को याद करने की जो इस अजीब अवेकनिंग से पहले हुई थी। उसे याद आता है कि वो हाल ही में काफी अनलकी महसूस कर रहा था। उसने याद किया कि वो काम से निकलते ही एक रोड वेंडर के पास गया जो पुरानी किताबें बेच रहा था। वो फ्रस्ट्रेटेड था कि कुछ भी नहीं बदला और उसने सोचा कि ये सब कुछ बकवास है। लेकिन तब एक डरावना ख्याल उसके दिमाग में आया, क्या ये हो सकता है कि वो उस लक एनहांसमेंट रिचुअल की वजह से ट्रांसमाइग्रेट हो गया है। उसने याद किया कि उसने ये किताब खरीदी थी। समझ नहीं आता था कि उसे ऐसा करने का क्या ख्याल आया। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसने अपने कमरे के चारों कोने में स्टेपल खाना रखा और लक एनहांसमेंट रिचुअल किया। अचानक उसके दिमाग में यादें भरी, यादें जो उसकी नहीं थी। उसने एक छोटे लड़के को देखा जो जमीन पर बैठे हुए किताबें पढ़ रहा था। नाम क्लाइन मोरेटी उसकी सोच में आया। उसका सिर फिर से दर्द करने लगा। उसने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया जब और यादें उसकी आंखों के सामने चमकने लगी। उसने एक जवान लड़के को देखा जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के लुएन किंगडम का नागरिक था, अव्वा काउंटी के टिंगेन शहर से। फिर उसने एक जवान लड़की और लड़के को देखा जो फॉर्मल अटायर में थे, दोनों शांति से मुस्कुराते हुए। यादें भरी, कंफ्यूज्ड करने वाली और दर्दनाक थी। यादें झो मिंगरी के दिमाग में बहते हुए क्लाइन मोरेटी की जिंदगी का एक साफ तस्वीर बना रही थी। उसने जाना कि क्लाइन के बाप एक सार्जेंट थे इंपीरियल आर्मी में, एक सोल्जर जिन्होंने सदर्न कॉन्टिनेंट के साथ एक कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को कुर्बान किया। उसके पिता के बलिदान के फलस्वरूप क्लाइन के परिवार को जो पेंशन मिली उससे वो एक प्राइवेट ग्रामर स्कूल में दाखिला ले पाया। उसकी माँ जो एवरनाइट गॉडेस की भक्त थी, हमेशा सपोर्ट और गाइडेंस देती थी। लेकिन एक बार फिर ट्रेजेडी आई जब उसकी माँ उसी साल गुजर गई जब क्लाइन ने खोई यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर किए। आजकल क्लाइन अपने बड़े भाई और छोटी बहन के साथ 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रह रहा था। जिम्मेदारी का बोझ बड़े भाई पर था जो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में क्लर्क था और सिर्फ परिवार को संभाल रहा था। एक हिस्ट्री ग्रेजुएट होने नाते क्लाइन को एंशिएंट फेसिक लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान था जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट पर बोली जाने वाली हर लैंग्वेज का पेरेंट लैंग्वेज माना जाता है। उसने हर्मीज भाषा भी जानी, एक ऐसी भाषा जो प्रार्थना
बलिदान और पुराने मकबरों से जुड़ी हुई है। यह ज्ञान जो मिंगरुई के अंदर एक अचानक रियलाइजेशन को जगाता है। हर्मीज भाषा, यह सोच उसके दिमाग में गूंजती है। जो मिंगरुई अपने कमरे में खड़ा था, एक डेस्क के पास जिसमें एक नोटबुक खुली पड़ी थी। पेज पर बड़े काले लेटर्स में अजीब सिंबल्स लिखे थे, साथ ही बहुत डरावना मैसेज था, सब लोग मरेंगे इंक्लूडिंग मैं। ये राइटिंग खून से की गई लग रही थी। जो मिंगरुई लगता था जैसे वो शॉक और कंफ्यूजन में है। उसने सोचा क्यों उसके हाथ इतने गंदे हैं, फिर समझा कि उसके हाथ पर कुछ खून लगा हुआ है। उस पर यह बात समझ आई, ये खून था। एक दर्द का लहरा उसकी कनपटी से उठा जो उसे कान में तेज दर्द देने लगा। उसने हाथ उठाकर उस जगह को छुआ। उसने सोचा ये दर्द क्यों हो रहा है। उसने फिर अपनी उंगलियों को देखा जो खून से भरी हुई थी। उसने अपने माथे पर तीखा दर्द महसूस किया। फिर उसने आईने की तरफ देखा और वह स्थल को छूने लगा और उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। उसने समझा कि उसके सिर पर एक घाव है। ये एक गनशॉट का घाव था। एक बड़ा लाल चांद आसमान में खिड़की के बाहर लटका हुआ था। अंदर क्लाइन शॉक में सोचता है कि वो जिंदा कैसे है। कहता है कि कोई इतने सीरियस इंजरी सरवाइव नहीं कर सकता। वो अपने चेहरे पर चोट को छूता है कांपते हुए और देखता है कि वो आधा ठीक हो चुका है। वो सोचने पर मजबूर होता है कि क्या हो रहा है। उसे समझ आता है कि वो कुछ गलत नहीं देख रहा और वो वाकई में जिंदा है। क्लाइन सोचता है कि शायद ये हीलिंग इफेक्ट ट्रांसमाइग्रेशन प्रोसेस की वजह से है। फिर वो सोचता है उसकी मौत कैसे हुई। वो एक डेस्क के पास खड़ा है जहां एक गन और एक किताब है। वो गन उठाता है और देखता है कि एक बुलेट मिसिंग है। उसे समझ आता है कि ये गन ही उसकी मौत का कारण है। क्लाइन की आंखें छोटी हो गईं जब उसने जमीन पर खून के दाग और एक गोली देखी। सीन को और नजर से देखते हुए उसे रियलाइज होता है कि ये एक गन शॉट से मौत थी। ये सोच खुदकुशी है या मर्डर उसके जहन में चक्कर लगा रही थी। अगर ये खुदकुशी होती तो उसने सोचा कि फैमिली की हालत कितनी खराब है। उसका बड़ा भाई बेंसन तो डेस्क के लिए भी गैस लैंप अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा रिवॉल्वर के लिए पैसा कहां से आता। लेकिन अगर ये मर्डर है तो किलर का मकसद क्या है। एक गरीब लोअर क्लास हिस्ट्री ग्रेजुएट से क्या दिक्कत हो सकती है। क्लाइन अपने चेहरे को सिंक में धोता है। फ्रस्ट्रेटेड है कि इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की फ्रैगमेंटेड यादें कोई और क्लू नहीं देती। लेकिन वो इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि उसने खुद को एटलीस्ट साफ किया। उसका इरादा है कि बाद में जमीन पर खून साफ करेगा ताकि उसकी छोटी बहन मेलिसा डर न जाए। फिर से अंदर क्लाइन रिवॉल्वर पर सोच रहा है जब उसने दरवाजे पर एक क्रीक सुना। मेलिसा अंदर आती है, पूछती है क्लाइन क्या कर रहा है। वो जल्दी से रिवॉल्वर छुपा लेता है, मेलिसा को खुशी से ग्रीट करता है और उसकी पंक्चुअलिटी पर कमेंट करता है। वो एक पॉकेट वॉच उठाता है, बताता है कि वो इसे ठीक करना चाहता था पर हाथ रुक गए हैं। मेलिसा ने देखा कि वो पहले से ही उठा हुआ है और हमेशा की तरह पंक्चुअल है। मेलिसा ने क्लाइन को एक्सपेक्टेंट एक्सप्रेशन के साथ देखा और उससे ये देने को बोला। मेलिसा दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ बढ़ाते हुए पॉकेट वॉच मांग रही थी। क्लाइन उसकी इंसिस्टेंस से हैरान थोड़ा थोड़ा बोल रहा था। मेलिसा ने क्लाइन के हाथ से पॉकेट वॉच उठा ली। उसने उसे ध्यान से देखा, सोचते हुए कि शायद बेस्ट होगा अगर वो इसे खुद ठीक करे। तब हमें पता चलता है कि मेलिसा मोरेटी के बारे में। वो 16 साल की है। मोरेटी परिवार की छोटी बेटी, टिंगन टेक्निकल स्कूल के स्टीम और मशीनरी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट, और उसका सपना है स्टीम इंजीनियर बनना। क्लाइन ने मेलिसा को देखा, सोचता हुआ कि वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसने याद किया था और उसे मैकेनिकल चीजों में सीरियस टैलेंट दिख रहा था। मेलिसा ने पॉकेट वॉच वापस क्लाइन को दी। अब वॉच टिक कर रहा था। क्लाइन हैरान था कि उसने इसे कैसे ठीक किया। मेलिसा ने क्लाइन को चिंता से देखा। क्लाइन उसकी नजर से कंफ्यूज्ड हो गया, सोचता कि क्या वो उसे मेंटली हैंडीकैप समझती है। बाद में क्लाइन ने 2 लोफ ब्रेड एक प्लेट पर रखे। वो बताती है कि वो उसके इंटरव्यू के लिए लैम्ब और पीस स्टू बनाएगी। मेलिसा ने क्लाइन को याद दिलाया कि वो फ्रेश ब्रेड खरीदे, लेकिन सिर्फ 8 पाउंड। उसने उसे समझाया कि मौसम गर्म है, अगर ज्यादा लिया तो जल्दी खराब हो जाएगा। मेलिसा ये भी याद दिलाती है कि लैम्ब और पीस मत भूलना। क्लाइन एग्री करता है, उसकी प्यार भरी चिंता को समझता है और अगर उसने आज कुछ जरूरी खाना खरीदा तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक और लक एनहांसमेंट रिचुअल कर पाएगा और फिर वापस ट्रांसमाइग्रेट कर पाएगा। सीन शुरू होता है क्लाइन के साथ, जो एक डेस्क के ड्रॉवर में कुछ तलाश कर रहा है और बंक बेड के नीचे झांक रहा है, जैसे वो कुछ खास ढूंढ रहा हो। उसे वो मिल जाता है और वो रिलीव्ड लगता है। फिर सीन बदलता है एक बाजार के नजारे में, जहां अलग अलग वेंडर्स और लोग अपने रोजाना के कामों में व्यस्त हैं। क्लाइन बाजार से गुजर रहा है, आसपास के सीन को ऑब्जर्व करते हुए। वो फूड वेंडर्स के पास से गुजरता है जो पैन रोस्टेड फिश और ऑयस्टर सूप बेच रहे हैं।
और फिर एक सब्जी वाला फ्रेश वेजिटेबल्स दे रहा है। क्लाइन ये लाइवली मार्केट सीन देखता है और मन ही मन सोचता है कि लोअर क्लास मार्केट्स कितने वाइब्रेंट होते हैं। उसके हाथ में थोड़े पैसे हैं। वो पैसे को देखते हुए सोचता है कि चाहे वो किसी भी दुनिया में हो, पैसा हमेशा अट्रैक्टिव और क्यूट होता है। फिर वो मन ही मन सोचता है कि उसके पास कितना कम पैसा है जबकि वो ट्रांसमाइग्रेटेड हो चुका है। वो कुछ स्टेपल खाना खरीदने का डिसाइड करता है ताकि लक एनहांसमेंट रिचुअल परफॉर्म कर सके। फिर वो एक बेकरी गोसॉन फैनिस जाता है जहां वो एक फ्रेंडली बेकर मिसेस स्माइरिन से 8 पाउंड राइप ब्रेड खरीदता है। स्माइरिन पूछती है कि बेंसन कहाँ है, यह नोट करते हुए कि वो अभी तक वापस नहीं आया। वो आगे कहती है कि बेंसन सच में हार्ड वर्किंग यंग मैन है और उसका मन है कि वो अच्छी बीवी जरूर ढूंढेगा। फिर उसने क्लाइन की तरफ देखा, उसकी स्कूल फिनिश करने पर उसे बधाई देते हुए और खोए यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में ग्रेजुएट होने पर। उसने यह भी बोला कि वो जल्दी पैसा कमाने लगेगा और उस तरह के अपार्टमेंट में नहीं रहना चाहिए, ये सजेस्ट करते हुए कि वो ऐसी जगह ढूंढ ले जहां उसका अपना बाथरूम हो। क्लाइन मुस्कुराया, मिसेस मायरन से बोला कि वो उस दिन एक लाइवली यंग लेडी लग रही थी। उसने सोचा कि करंट मेमोरीज के फ्रैगमेंटेड नेचर को देखते हुए वो अपकमिंग जॉब इंटरव्यू कैसे हैंडल करेगा। उसने ये भी सोचा कि उसे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि उसके दोस्त और उसकी वंडरफुल लाइफ घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं। मिसेस मायरन ने क्लाइन को बताया कि टोटल 9 पेंस होगा। क्लाइन हैरान हुआ, सोचता हुआ कि कुछ दिन पहले तो ये 11 पेंस का होता और 2 महीने पहले ये 15 पेंस था। मिसेस मायरन ने कहा कि उन्हें ग्रेन एक्ट को थैंक करना चाहिए। क्लाइन ने सोचा कि मेलिसा ने लैम्ब और पीस मांगे थे। उसने अंदर से उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जो प्रोटेस्ट में घूमे थे। क्लाइन फिर बाजार में अपने ब्रेड के बैग के साथ चलता है। मार्केट में एक क्लाउन सर्कस का एडवर्टाइज कर रहा था जो अगले रात शो करने वाला था। उसने क्लाइन से बात की और बोला आओ। क्लाइन ने फ्लायर लिया। उसने सोचा कि मेलिसा को कुछ ऐसा पसंद आएगा और सोचा टिकट्स का प्राइस कितना होगा। तब एक औरत जो चुड़ैल की तरह ड्रेस की हुई थी क्लाइन की तरफ आई और बोली कि वो उसका फॉर्चून बता सकती है। क्लाइन ने पूछा फॉर्चून? उसने मना कर दिया, पर चुड़ैल ने कहा कि उसका टैरो का जादू बहुत एक्यूरेट है। क्लाइन थोड़ा रुक गया, रियलाइज करते हुए कि उसने टैरो कहा और लगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन अर्थ पर भी वही था। उसने इस दुनिया के टैरो कार्ड्स के बारे में सोचा, समझते हुए कि ये 7 ऑर्थोडॉक्स गॉड से नहीं आए थे, ना ही एंशिएंट टाइम्स से आए थे। ये एक्चुअली सिर्फ 170 साल पहले रोसेल गस्टा ने बनाए थे, जो उस वक्त इंटिस रिपब्लिक के कौंसिल थे। रोसेल ने स्टीम इंजन बनाया, सेलबॉट को इम्प्रूव किया और इंटिस किंगडम का राज गिरा दिया। गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप की चर्च ने उसको रिकॉग्निशन दिया और वो इंटिस रिपब्लिक का पहला कौंसिल बन गया। बाद में उसने कई देशों पर युद्ध शुरू किया। लेनबर्ग और कई और देश इंटीज रिपब्लिक के प्रोटेक्टोरेट बन गए। लोएन किंगडम, फेनापोटर, फेसाक एम्पायर और नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के दूसरे पावरफुल देश भी उसके सामने झुकने पर मजबूर हो गए। वहां से उसने इंटीज रिपब्लिक को इंटीज एम्पायर में बदल दिया और अपने आप को एम्परर सीजर नाम दिया। ये रोसेल के राज के दौरान हुआ, जब गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप की चर्च को 5th एपॉक के बाद पहली बार पब्लिक डिवाइन रेवलेशन मिला। उसके बाद गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप का नाम बदलकर गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी रख दिया गया। रोसेल ने टैरो डिविनेशन भी इन्वेंट किया और उन्होंने पेपर बेस्ड कार्ड्स का सिस्टम एस्टैब्लिश किया, साथ ही इन्हें खेलने के तरीके भी। इन तरीकों में से बहुत से क्लाइन ने पहचाने, जैसे कि वॉर, टेक्सास होल्डएम और ग्वेंट। लेकिन दुख की बात है कि उन्हें अपने जीवन के आखिरी सालों में धोखा दिया गया। 5th एपॉक के 189वें साल में चर्च ऑफ द इंटरनल ब्लेजिंग सन ने सौरॉन फैमिली और पुराने इंटिस किंगडम के अन्य नोबल फैमिलीज के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी और वो व्हाइट मेम्पल पैलेस में मर गए। क्लाइन ने सोचा, मेरी यादों के टुकड़ों के आधार पर ये एम्परर सीजर, क्या वो मेरा सीनियर है ट्रांसमाइग्रेशन में? अगर नहीं है, क्लाइन ने सोचा, अगर दाम ठीक है तो मैं ट्राई करूंगा। विच ने कहा, सर आप आज पहले व्यक्ति हैं जो डिविनेशन के लिए आए हैं, इसलिए यह बिना किसी चार्ज के होगा। क्लाइन एक छोटी टेबल पर चुड़ैल के सामने बैठा था। चुड़ैल ने 3 टैरो कार्ड्स रखे जिन्हें उसने द मैजिशियन, द एम्परर और द हैंग्ड मैन कहते हुए बताया। क्लाइन को यह सोचकर हैरानी हुई कि ये कार्ड्स भी वही हैं जैसे अर्थ पर थे। उसने सोचना शुरू किया कि शायद रोसेल उसका सीनियर है ट्रांसमाइग्रेशन। मेविच ने उससे कार्ड्स को शफल और कट करने के लिए बोला। क्लाइन कार्ड्स पकड़कर पूछता है, क्या रीडिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है? विच ने उसे एश्योर किया कि यह बिल्कुल फ्री है। क्लाइन ने कार्ड शफल किया और बोला, मैं खत्म कर चुका हूँ। विच ने फिर पूछा, आप क्या जानना चाहते हैं? पास्ट,
प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में। सीन शुरू होता है जब क्लाइन एक टेबल के सामने एक यंग वुमन के साथ बैठा है जो एक विचेस हैट पहनी हुई है। वो उससे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में एक सवाल पूछती है। ये वुमन, जो एक टैरो कार्ड रीडर है, क्लाइन को कार्ड्स को दोबारा शफल करने के लिए कहती है, समझाते हुए कि सिर्फ इंटेंशन के साथ शफल करने से ही उन्हें मीनिंगफुल आंसर्स मिलेंगे। क्लाइन थोड़ा इरिटेटेड लगता है। वो ये सवाल करता है कि क्या रीडर जानबूझकर उसे तंग कर रही है। वो ये भी ऑब्जर्व करता है कि सर्विसेज फ्री होने चाहिए नहीं, जो इम्प्लाई करती है कि वैसे नहीं है। क्लाइन फिर कंफर्म करता है कि उसने कार्ड से शफल कर लिए हैं और पूछता है कि क्या इस बार कोई प्रॉब्लम है। वुमन चेयरफुल एक्सप्रेशन के साथ कहती है कि कोई और इशू नहीं है। टैरो रीडर 3 कार्ड्स रखती है, एक पास्ट के लिए, एक प्रेजेंट के लिए और एक फ्यूचर के लिए। वो क्लाइन को पहला कार्ड देखने का चुनाव देती है। क्लाइन प्रेजेंट देखना चाहता है। कार्ड रिवील होता है। जो कार्ड रिवील होता है वो है द फूल कार्ड, टैरो कार्ड नंबर 4। क्लाइन की ब्रॉड सोच में झुकी होती है। वो द फूल कार्ड की सिग्निफिकेंस पर विचार करता है, एक शुरुआत जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज में जाता है। तभी एक और वुमन जो टैरो रीडर की तरह दिखती है गुस्से से अंदर आती है, टैरो रीडर पर इम्पर्सोनेशन का इल्जाम लगाते हुए। ओरिजिनल टैरो रीडर साफ साफ हैरान होती है। दूसरे वुमन को जाने के लिए कहती है। ओरिजिनल टैरो रीडर अपने दांत को जारी रखती है, पहली को याद दिलाते हुए उसकी असली प्रोफेशन एनिमल ट्रेनर है और फॉर्चून टेलिंग उसका काम नहीं है। नकली टैरो रीडर चली जाती है। क्लेन कंफ्यूज्ड है। ओरिजिनल टैरो रीडर थोड़ी स्ट्रेस्ड होकर माफी मांगती है। वो क्लेन के पास जाती है और उसे टैरो कार्ड्स इंटरप्रेट करने का ऑफर देती है, लेकिन फी के लिए। क्लेन पूछता है क्या इसका इंटरप्रिटेशन फ्री होगा। ओरिजिनल टैरो रीडर बोलती है नहीं। क्लेन कहता है फिर छोड़ दो। क्लेन टैरो रीडर की जगह से बाहर निकलता है ब्रेड लेके। वो अपने एनकाउंटर पर सोचता है, सरप्राइज होता है कि उसे टैरो रीडिंग मिलने वाली थी एक जानवर ट्रेनर से और पैसे की कमी के लिए शिकायत करता है, जो कंसल्टेशन के लिए पे करना पड़ा। वो मेंशंस करता है कि उसने स्टैपल्स खरीदे हैं, ये ऐड करते हुए कि उसने लकी रिचुअल का इनकंटेशन एंशेंट, फैसेक और लोएन में ट्रांसलेट किया है। वो मौजूदा खाना याद करता है जो मेलिसा ने उससे खरीदने को बोला था, लेकिन वो नोट करता है कि पैसे टाइट है और परचेज उसे 2 सोली और 1 पैनी में पड़ा। उसे अपने पॉकेट से एक्स्ट्रा पैनी भी निकालनी पड़ी। क्लेन अपने डेस्क पर बैठकर इनकंटेशन ट्रांसलेट कर रहा है। वो नोट करता है कि हर्मीस लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने इनकंटेशन को एंसेंट, फैसेक और लोएन में ट्रांसलेट किया है। वो पहले वही ट्राई करने का सोचता है। क्लेन टेबल पर एक लोफ ब्रेड रखता है। वो कंफर्म करता है कि स्टेपल फूड सही जगह है और अब शुरू करने का वक्त है। क्लेन रिचुअल करता है जब वो कहता है, ब्लेजिंग स्टेम फ्रॉम द इमोर्टल लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ। वो इसे 3 बार दोहराता है। ब्लेसिंग गूंजती है जब वो 4 लॉफ्स ऑफ ब्रेड के साथ खड़ा होता है, एक तरीके से मैजिकल रिचुअलिस्टिक सर्कल में जो रूम के 4 कोनों के आसपास है। वो सोचता है क्या वो अब वापस जा सकता है। वो रिचुअल सीन को देखता है और सोचता है कि क्या रिचुअल का कोई असर हुआ है और क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। अचानक एक तेज आवाज सुनाई देती है। क्लेन घबरा गया, सोचता है क्या हो रहा है। उसका कहना है कि वो मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा है और समझ नहीं पा रहा कि उसके पास क्या बात कर रहा है। क्लेन को अफसोस होता है कि उसने रिचुअल शुरू किया, चाहता है कि उसने इसे छोड़ दिया होता। वो दर्द से घुटनों के बल गिरता है, जैसे उसके सिर में एक नेल घुसा दिया गया हो। वो दर्द में है। क्लेन बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिरता है। अचानक क्लेन हवा में लेविटेट करने लगता है। क्लाइन की सोच धुंधली होने लगी। एक अजीब सी उलझन उस पर छाने लगी। उसने सोचा, क्या वो जग गया है और इस जगह का क्या सच है जहां वो है। वो एक काले ग्रे फॉग वर्ल्ड में था जहां उड़ते हुए लाल पार्टिकल्स थे। वो खड़ा हुआ घबराहट से इधर उधर देख रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया जैसे किसी पार्टिकल को छूने की कोशिश कर रहा हो। उसे अचानक से एक ऊर्जा का झटका महसूस हुआ। एक चमकती रोशनी उसके शरीर के आसपास चमकने लगी। उसने समझा कुछ तो गलत है। तब सीन बदलता है। हम एक लड़की ऑड्री हॉल को देखते हैं। वो आईना से कहते हैं कि वो जग जाए। उसकी बात के बाद खामोशी छा गई जब वो आईना के सामने बैठी थी, एक कमरे में जहाँ फायरप्लेस, शैंडिलियर और वैनिटी थी। उसने सोचा कि उसके पिता ने उससे झूठ बोआ है। उसके पिता ने हमेशा कहा था कि ये आईना कभी डार्क एम्परर ऑफ द एंशिएंट सोलोमन एम्पायर का था और ये एक अनोखा खजाना है। फिर अचानक उसने कुछ देखा और सोचा क्या हो रहा है। आईना एक पिंक रोशनी से चमकने लगा। फिर कहानी एक जहाज की तरफ बदल गई जो समुंदर पर सैल कर रहा था। अल्जर विल्सन एक शिप पर खड़ा था, हाथ में एक क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट पकड़े हुए। उसने सोचा कि उसके पास अभी भी घोस्ट शार्क का ब्लड कम है। उसने फिर से क्रिस्टल की तरफ देखा और कुछ नोटिस किया। क्रिस्टल एक पिंक लाइट से चमकने लगा। अचानक एक जोर से धमाका हुआ और शिप ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट से इल्यूमिनेट हो गया। सीन शिफ्ट होता है। क्लाइन हैरान होकर दूसरे लोगों को देखता है। उसने सोचा ये जगह कहाँ है। ऑड्री हॉल ने उससे पूछा ये जगह क्या है। एल्गर विल्सन भी वहाँ था। एल्गर विल्सन एक ब्लॉन्ड लड़की के साथ खड़ा था जो एक फैन पकड़ रखी थी और दोनों लोएन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। क्लाइन ये नोटिस करता है और सोचता है कि ये जगह क्या है
और वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसे समझ आया कि उसे खुद के जवाब भी नहीं पता। उसने सोचा क्या ये दोनों लोग भी इस अजीब जगह में उसके लक एनहेंसमेंट रिचुअल की वजह से आए हैं। अगर ये सच है तो खुद को एक्सपोज करने के बजाय उसने थोड़ा साउंड आउट करना सही समझा और शायद वो कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। क्लाइन ने उन्हें बोला कि ये एक कोशिश थी। अगले सीन हम देखते हैं कि ऑड्री और एल्गर विल्सन शॉक में है जब क्लाइन कहता है कि ये एक अटेम्प्ट था। वो एक धुंधले माहौल में खड़े हैं। ऑड्री हॉल सोचती है कि वो आदमी कौन है और वो किसके साथ है, क्योंकि वो अच्छे से देख नहीं पा रही है। ऑड्री हॉल पूछती है क्या अटेम्प्ट पूरा हो गया है और क्या उसे घर वापस जाने दिया जा सकता है। एल्गर, विल्सन और ऑड्री हॉल साथ खड़े हैं। उनकी शक्ल धुंधले माहौल में छुपी हुई है। क्लाइन उन्हें देख रहा है, नोट कर रहा है कि वो एक सुंदर लड़की है जिसका बालों का रंग सोना है और एक आदमी जिसका बालों का रंग नीला है। क्लाइन परेशान है क्योंकि वो अभी तक उनकी शक्ल अच्छे से नहीं देख पा रहा है। वो सोचता है क्या ये उसकी शक्ति की कमी है या उसे इस दुनिया का समझ ही नहीं है। क्लाइन को लगता है कि इस वक्त एल्गर, विल्सन और ऑड्री हॉल गेस्ट हैं और वो होस्ट है। क्लाइन कहता है कि अगर वो फॉर्मली रिक्वेस्ट करे तो वो उन्हें अभी के अभी भेज सकता है। ऑड्री हॉल को लगता है कि क्लाइन किसी बुरी नीयत से नहीं बोल रहा है और ये एक जबरदस्त अनुभव है। ऑड्री हॉल कहती है कि वो हमेशा ये सोचती थी कि ऐसा कुछ अनुभव करने को मिलेगा और उसे रहस्य और सुपरनैचुरल मिरेकल्स पसंद हैं। और वो क्लाइन से पूछती है कि बियॉन्डर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। क्लाइन को लगता है कि ये अच्छा सवाल है और वो भी इसका जवाब जानना चाहते हैं। क्लाइन सोचता है कि वो इस दुनिया का होस्ट है और ये उसके लिए थोड़ा अनुचित है सिर्फ यहाँ खड़े होके सवालों का जवाब देना। क्लाइन को लगता है कि यहाँ एक टेम्पल और एक लंबी टेबल होनी चाहिए और वो उस टेबल के हेड पर बैठे मेहमानों को ऑब्जर्व करे जब वो अपने सवाल पूछते हैं। एक आवाज आती है। अचानक उनके आसपास की दुनिया बिल्कुल बदलने लगती है। ऑड्री हॉल और एल्गर, विल्सन को ये अचानक परिवर्तन देख के हैरानी होती है। एक बहुत बड़ा शानदार टेम्पल उस जगह से उभर आता है। टेम्पल बहुत बड़ा है जिसमें ऊंचे पिलर और इंट्रिकेट डिटेल्स हैं। उसके अंदर एक लंबी टेबल और कुर्सियां आती हैं। एक तेजी से हवा नए बनाए गए स्थल से गुजर जाती है। ऑड्री हॉल हैरान है, इसे चमत्कारी कह रही है। क्लाइन टेबल के सिर पे बैठा है। एल्गर, विल्सन पूछता है कि क्या ऑड्री हॉल लोएन से है। वो आगे बताता है कि अगर उससे बियॉन्डर बनना है तो उसे एवरनाइट गॉडेस की चर्च, लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स की चर्च या गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी की चर्च ज्वाइन करनी चाहिए। एल्गर, विल्सन बीच में बोलता है कि अक्सर लोगों को कभी भी बियॉन्डर से मिलने का मौका नहीं मिलता और उसे लगता है कि ये बात चर्चेज में भी सच है, रैंकिंग क्लर्जी के बीच भी। एल्गर, विल्सन ये भी बताता है कि कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स और एग्जीक्यूशन एजेंसीज में बियॉन्डर्स हैं जो अंधेरे में बढ़ते खतरों से लड़ रहे हैं। उसने देखा है कि अब इनकी संख्या पहले से काफी कम है, आयरन एज के शुरुआती दिनों से। ऑड्री हॉल कहती है कि वो ये सब जानती है और इससे भी ज्यादा, जैसे नाइट हॉक्स, मैंडेटेड पनिशर और मशीनरी हाइव माइंड के बारे में। लेकिन वो कहती है कि वो अपनी आजादी नहीं खोना चाहती। एल्गर, विल्सन पूछता है क्या उसने कभी सुना है किसी का बियॉन्डर बनने का बिना कोई दाम चुकाए। वो सजेस्ट करता है कि अगर वो चर्च ज्वाइन करने और उनके टेस्ट लेने नहीं चाहती तो उसका सिर्फ एक ऑप्शन होगा इन कुछ नोबल फैमिलीज को ढूंढना जिनकी कहानियां कम से कम 1000 साल पुरानी हैं। अगर ये नहीं हुआ तो एल्गर, विल्सन सोचता है कि वो अपनी किस्मत आजमा सकती है और उन इविल ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढने की कोशिश कर सकती है जो छायाओं में छुपी हैं। ऑड्री हॉल पूछती है क्या वाकई और कोई रास्ता नहीं है। एल्गर, विल्सन ने ऑड्री हॉल का सवाल सुना कि क्या कोई दूसरा तरीका है। झट से उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कह दिया कि उसके पास 2 सीक्वेंस नॉर पोशंस के रेसिपीज हैं। ऑड्री हॉल हैरान हो गई और पूछा कौन से 2। एल्गर, विल्सन ने समझाया कि अगर वो एक असली बियॉन्डर बनना चाहती है तो उसे पोशंस पर निर्भर रहना होगा और पोशन के नाम ब्लास्फेमी स्लेट से आते हैं। उसने और भी बताया कि पोशन के नाम कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुए हैं और समय के साथ काफी बदल गए हैं। नाम हमेशा मॉडिफाई किए जाते हैं ताकि ये करंट एरा के न्यूआंसेस से मैच करे। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि नाम पोशंस के कोर कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाए। उसने आगे कहा कि उसके पास एक पोशन है जिसका नाम सेलर है। यह एबिलिटी देता है कि आप आजादी से और स्टैडीनेस से चल सकें, चाहे आप एक शिप पर हो बीच समुंदर में स्टॉर्म के। ये भी एक इल्यूजरी स्केल्स दी जो किसी को स्विमिंग करने और पानी के नीचे कम से कम 10 मिनट तक डाइव करने की सुविधा देती थी, जैसे कोई समुंदर का प्राणी हो। ऑड्री हॉल हैरान थी, कह रही थी कि ये तो कीपर ऑफ द सी की तरह लगता है जो लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म से है। एल्गर, विल्सन ने कंफर्म किया कि हाँ, पुराने समय में इसे कीपर ऑफ द सी कहकर बुलाया जाता था। उसने ये भी बताया कि दूसरा रेसिपी एक पोशन का था जिसे स्पेक्टेटर कहा जाता था। उसे नहीं पता था कि इसे पुराने समय में क्या कहते थे, लेकिन ये दिमाग की एनर्जी और ऑब्जर्वेशन स्किल्स को काफी बढ़ा देता था।
लोगों के एक्सप्रेशंस, कंडक्ट और वर्ड्स को देखकर एक व्यक्ति उनकी अंदर की सोच को चुरा सकता था, जैसे वो एक स्पेक्टेटर हो जो एक प्ले देख रहा हो। एल्गर विल्सन ने डिक्लेयर किया कि चाहे वो एक लैविश बैंक्वेट हो या एक भीड़ भरी गली, याद रखना चाहिए कि एक स्पेक्टेटर हमेशा सिर्फ स्पेक्टेटर ही रहेगा। ऑड्री हॉल ने बोला कि उसे स्पेक्टेटर का आइडिया पसंद आया और उसने पूछा कि वो इसकी रेसिपी कैसे हासिल कर सकती है और उसके लिए वो क्या ट्रेड कर सकती है। एल्गर विल्सन ने जवाब दिया कि वो चाहता है कि उसे कम से कम 8 मिलीलीटर्स घोस्ट शार्क ब्लड चाहिए। ऑड्री हॉल ने फिर पूछा कि वो कैसे जानेगी कि जब एल्गर विल्सन को घोस्ट शार्क ब्लड मिल जाता है तो वो उसे फॉर्मूला देगा और वो फॉर्मूला असली होगा। एल्गर विल्सन ने कहा कि वो उसे एक एड्रेस देगा। उसने ये भी बोला कि जब उसे घोस्ट शार्क ब्लड मिल जाएगा वो फॉर्मूला उसे भेज देगा और उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, और नहीं तो वो उस जगह पर सीधा रेसिपी भी बता सकता है असली होने की गारंटी के लिए। ऑड्री हॉल ने सजेस्ट किया कि अगर उनके पास वो मिस्टीरियस लॉर्ड गवाह होता तो वो और एल्गर विल्सन दोनों शांत हो सकते थे। उसके बाद उसने क्लाइन की तरफ देखा और उनसे पूछा कि क्या वो उनकी ट्रांजैक्शन के लिए गवाह बन सकते हैं। फिर ऑड्री हॉल ने क्लाइन से पूछा कि उन्हें क्या बुलाएं। क्लाइन थोड़ा रुका, सवाल पर विचार करते हुए। क्लाइन का हाथ एक सरफेस पे था और एक टैपिंग साउंड सुना गया। क्लाइन ने फिर डिक्लेयर किया कि उन्हें द फूल बुला सकते हैं। एल्गर विल्सन ऑड्री दोनों हैरान लग रहे हैं जब क्लाइन ने कहा कि उन्हें द फूल बोल सकते हैं। फिर ऑड्री पूछती है, ऑनरेबल मिस्टर फूल, क्या वो उनकी ट्रांजैक्शन का विटनेस बनने के लिए तैयार हैं? एल्गर विल्सन कहता है कि ये कुछ नहीं है, उन्हें मिस्टर फूल को विटनेस बनाकर गर्व महसूस होगा। क्लाइन कहता है कि जो तरीका वो उन्हें रिस्पॉन्ड कर रहा है वो उसकी करंट स्टेटस से फिट है। एल्गर विल्सन बताता है कि अगर वो घोस्ट शार्क का ब्लड हासिल कर लेती है तो इसे प्रिट्ज हार्बर में भेजना चाहिए और ओनर विलियम्स को बताना चाहिए कि कैप्टन इसे चाहते हैं। फिर ऑड्री मिस्टर फूल से पूछती है कि क्या उन्हें ये सारे अटेम्प्ट्स करने में कोई तकलीफ है। क्लाइन सोचता है कि जब उसने ट्रांजैक्शन के लिए विटनेस बनने को मान लिया है तो इसका मतलब है कि उनका और गैदरिंग्स होने वाला है। एल्गर विल्सन मिस्टर फूल से पूछता है क्या उन्हें ये गैदरिंग इंटरेस्टिंग नहीं लगती, और वो ये भी कहता है कि वो काफी पावरफुल है, पर कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहां वो एक्सपर्ट नहीं है और उनका और सामने बैठी हाईबॉर्न यंग लेडी के पास अपने एक्सपीरियंसेस, इनसाइट्स, कनेक्शंस और रिसोर्सेज हैं। ऑड्री सोचती है क्या उसका एक्सेंट और मैनरिज्म से ये ऑब्वियस होता है कि वो एक हाईबॉर्न यंग लेडी है। वो सोचती है लेकिन शायद फ्यूचर में वो और एल्गर विल्सन क्लाइन की हेल्प कर पाएंगे उन टास्क्स में जो उसके लिए इनकन्वीनियंट होते। ऑड्री फिर कहती है कि उन्हें लगता है कि एल्गर विल्सन का सजेशन बहुत अच्छा है। वो आगे कहती हैं कि अगर उनकी गैदरिंग्स रेगुलर होने लगती हैं तो क्लाइन डेफिनेटली कुछ टास्क्स उन दोनों को दे सकता है। वो ये भी ऐड करती हैं कि ये सब उनकी कैपेबिलिटीज के अंदर होना चाहिए। क्लाइन सोचता है कि अगर वो और भी गैदरिंग्स करेगा तो उसको बियॉन्डर्स के राज और बहुत सारी मिस्ट्रीज के बारे में ज्यादा नॉलेज मिलेगा। उसका मानना है कि शायद इससे उसको वापस ट्रांसमाइग्रेट करने का भी रास्ता मिल जाए। वो सोचता है कि अगले गैदरिंग में उसको स्पेक्टेटर पोर्शन का रेसिपी सीखने को मिलना चाहिए। उसको लगता है कि वो और भी चीजें सीख सकता है जो उसकी करंट लाइफ में काम आएंगी। क्लाइन फिर सोचता है कि जितने ज्यादा गैदरिंग्स होंगे उतना ही चांसेस हैं कि उसकी असली आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। क्लाइन कहता है कि वो फेयर और इक्वल एक्सचेंज का बहुत शौक रखते हैं और वो इंश्योर करेंगे कि वो उन्हें किसी भी मदद के लिए रिवॉर्ड करें जो वो उन्हें देते हैं। क्लाइन कह रहा है कि उन्हें हर मंडे मिलाना चाहिए दोपहर 3 बजे और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो अकेला मिले। वो ये भी सजेस्ट करता है कि शायद वो पहले से लीव ले सकते हैं ताकि उन्हें इनअप्रोप्रिएट टाइम पर गैदरिंग्स की टेंशन ना हो। ऑड्री ने क्लाइन से पूछा क्या इसका मतलब है कि वो अग्री है। फिर वो सजेस्ट करती है कि उन्हें अपने खुद के कोड नेम्स भी देने चाहिए। ऑड्री ये सजेस्ट करती है कि अगर मिस्टीरियस लॉर्ड मिस्टर फूल हैं जो एक टैरो कार्ड से लिया गया है तो उनकी गैदरिंग्स रेगुलर, लॉन्ग टर्म और सीक्रेट होंगी, इसलिए उनके नाम थीमेटिकली सिमिलर होने चाहिए। उसने डिसाइड किया कि उसका कोड नेम जस्टिस होगा। एल्गर विल्सन सोचता है कि उसका कोड नेम क्या होना चाहिए। उसने द हैंग्ड मैन चूज किया। ऑड्री फिर सजेस्ट करती है कि क्योंकि उन सबके कोड नेम्स मेजर अरकाना टैरो कार्ड्स से लिए गए हैं उन्हें अपने गैदरिंग का नाम द टैरो क्लब रखना चाहिए। वो क्लाइन से पूछती है क्या ये उनके लिए ठीक है अगर वो टैरो क्लब के फाउंडिंग मेंबर्स बन जाएं। क्लाइन जवाब देता है कि वो ऐसे छोटी छोटी बातें खुद डिसाइड कर सकते हैं। ऑड्री कहती है कि उसने सुना है कि टैरो कार्ड्स को एम्परर रोजेल ने गेम्स के लिए बनाया था और इनके पास कोई डिवाइनेटरी पावर्स नहीं होते। एल्गर विल्सन रिस्पॉन्ड करता है कि डिवाइनेशन हमारे अंदर से आता है और हर किसी में अपनी खुद की स्पिरिचुअलिटी होती है। वो ये भी कहती है कि हर कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकता है, अपने बारे में हायर लेवल इंफॉर्मेशन महसूस कर सकता है, लेकिन आम लोग इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं और वो साइंस को समझने में असफल होते हैं जो उन्हें मिलते हैं। एल्गर विल्सन अपने रीजनिंग को समझा रहा है, कह रहा है कि डिवाइनेशन टूल्स इंफॉर्मेशन दिखाने में मदद करते हैं
जहां ड्रीम्स सबसे सिंपल एग्जाम्पल हैं। वो बताता है कि टैरो कार्ड्स भी इस कैटेगरी में आते हैं, सिंबोलिज्म और आसान आइडियाज का इस्तेमाल करके साइंस को समझने में ज्यादा कन्वीनियंट और एक्यूरेट तरीके से मदद करते हैं। अचानक क्लाइन को हेडेक महसूस होने लगता है। उसने सोचा कि अगर उसका हेडेक और बढ़ा तो वो इस दुनिया से अपना कनेक्शन ज्यादा देर तक नहीं रख पाएगा। क्योंकि क्लाइन का हेडेक और बढ़ रहा था, उसने कहा कि आज की गैदरिंग यहीं खत्म करते हैं। ऑड्रे उठती है। एल्गर विल्सन कहता है, जैसे आप चाहेंगे। ऑड्रे फिर वहां से चल देती है। क्लाइन वहीं बैठा रहता है। क्लाइन कहता है कि वो अपनी अगली गैदरिंग का इंतजार करे। सीन शिफ्ट होता है जब क्लाइन अपने रूम में वापस आता है। वो सोचता है कि ये सपने जैसा लग रहा है। उसने सोचा कि वो ग्रे और फॉगी दुनिया क्या थी। वो ये भी सोचता कि कौन या किस तरह की पावर वो चेंजेस ला रही थी। उसने डेस्क पर एक पॉकेट वॉच देखा। वो मुस्कुराते हुए सोचा कि फॉग फिल्ड दुनिया में टाइम भी इस दुनिया की तरह ही चलता है। उसने पॉकेट वॉच को हाथ